नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सियासत में भविष्य के लिए भूतकाल का सहारा लेने की पुरानी परंपरा है। बिहार में चुनाव नजदीक है। चुनाव के जरिए तमाम सियासी पार्टियों का भविष्य जनता तय करेगी, लेकिन उससे पहले भविष्य को भव्य बनाने का सपना संजोए हर पार्टी भूतकाल का सहारा लेने में जुटी है। मसलन जयप्रकाश नारायण, जिनके नाम का इस्तेमाल करने को लेकर सभी सियासी पार्टियों में होड़ मची है। अपने अपने चश्मे से जेपी को देखने और दिखाने की कोशिश हो रही है। कोई जेपी के नाम पर मेमोरियल बनाकर, तो कोई जेपी आंदोलनकारियों के पेंशन दोगुने कर खुद के चश्मे से खुद को जेपी का सबसे बड़ा अनुयायी दिखाने की कोशिश में जुटा है। लेकिन सवाल है कि जेपी के चश्मे से देखने पर उनकी राह पर चलने वाला असल अनुयायी आज कोई दिखता है? इसी पर बड़ी बहस। किसी बड़ी शख्सियत की विरासत अगर किसी की सियासत की बुनियाद हो तो जुबान पर कई बार वो नाम आ ही जाता है, और तब जाहिर तौर पर कहा जाता है कि नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार की सियासत में जेपी वैसी ही एक शख्सियत हैं। उनसे सबक तो कई नेताओं ने ली है, लेकिन इस चुनावी साल में आलम यह है कि सबक सीखने वाले नेता सबक के बहाने ही एक दूसरे को सबक सिखाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। आखिर आज की तारीख में जेपी के चश्मे से क्यों देखी जा रही है चुनावी सियासत? जेपी के नाम पर सियासी जब, जेपी के साथ सब, किसके साथ जेपी? बिहार की सियासत में जयप्रकाश नारायण को इष्ट बताने वालों की लंबी फहरिस्त है। उनसे सियासी सबक सीखने वाले बिहार की सत्ता के केंद्र में रह चुके हैं, और चुनावी साल में भी जब कभी मौका आता है, जेपी इन नेताओं के लिए विरासत के केंद्र में आ जाते हैं। मसलन इसे देखिए। बीजेपी का ऐलान, सिताब दियारा में केंद्र सरकार बनाएगी जेपी म्यूजियम। जेपी का नाम लेने वालों ने नहीं ली उनकी सुध। जो लोग इमरजेंसी के बारे में कुछ बोलते हैं और बाकी नहीं बोलते हैं, 10 साल तक उन्होंने जेपी की सुध कभी नहीं ली, जबकि सबों के स्मारक बनना चाहिए। जेपी का क्यों नहीं बना, ये एक बड़ा विषय है, इसलिए आज ये बताना बहुत जरूरी था। अगर बिहार में जेपी में दिख रही बीजेपी ने एक स्ट्रोक चला है, तो नीतीश सरकार ने नए तरीके से दांव चला है। जेपी आंदोलन के सेनानियों के पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है। नीतीश सरकार का ऐलान, जेपी आंदोलन के सेनानियों का पेंशन अब 5,000 से 10,000 रुपए। अलग अलग श्रेणी के पेंशन में वृद्धि, मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी। गृह विशेष विभाग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक 18/3/1974 से 21/3/1977 तक चलाए गए आंदोलन में भाग लेने के फलस्वरूप पेंशन स्वीकृत सेनानियों के पेंशन में बढ़ोतरी एवं उनकी मृत्यु के बाद पति पत्नी स्पाउस को पेंशन देने के संबंध में स्वीकृति दी गई। तो बातें साफ दिख रही हैं। जेपी के चश्मे से सत्ता की राह देखने की कोशिश। हालांकि जेडीयू ऐसे किसी तर्क पर मुहर लगाने से परहेज कर रहा है। देखिए, जेपी तो हम लोग के आदर्श रहे हैं। हम लोग के आदर्श जेपी रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, राम मनोहर लोहिया रहे हैं, अंबेडकर रहे हैं। तो ये आदर्श रहे हैं, तो उनके पद चिन्हों पर चलना कहाँ खराबी हो, तो अच्छी बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी सबके भावनाओं का आदर करते हैं, और भावनाओं को आदर करके इस राज्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जेपी के अनुयायी हैं, उनके मार्गदर्शन पर चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो आपत्ति क्या है? जो हमारे आदर्श हैं, जो थाती हैं, उनके मार्गों पर चले, और तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विरासत की सियासत नई बात नहीं है, लेकिन जेपी के साथ रहने वाले अब आमने सामने हैं, और सत्ता की जंग में पुराने हथियारों पर लगी जंग साफ कर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। चंदन झा, जी मीडिया, पटना। तो जेपी की विरासत पर दावा ठोकने के लिए सभी हैं, लेकिन जब बात जेपी के आदर्शों पर चलने की हो तो उस समय कन्नी काट लिया जाता है उन सवालों से। आज उन सवालों का सामना करेंगे हमारे साथ जो मेहमान हैं, हम उनका परिचय करवा दें। विनोद नारायण झा हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक और प्रवक्ता।
हमारे साथ रामानुज प्रसाद हैं आरजेडी की तरफ से, और साथ ही प्रोफेसर एन.के. चौधरी साहब हैं जिनके पास अनुभव भी है जेपी मूवमेंट का। और ज़रूर हम उनसे भी पूछ लेंगे सबसे पहले कि सर, आज की तारीख में जब आप इन खबरों को पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कोई जेपी के नाम पर मेमोरियल बनाने का ऐलान कर रहा है, कोई जेपी आंदोलनकारियों के पेंशन दोगुने कर रहा है, वक्त चुनाव का है, आपके जहन में पहली चीज़ क्या आती है? आपको लगता है कि ये जेपी की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश है, ईमानदार कोशिश है, या फिर एक महज चुनावी फायदा उठाने की कवायद है? मुझे गुस्सा आता है। मुझे यह अनुभूति होती है कि ये जेपी का अपमान है। आप कहेंगे क्यों? मैं उत्तर देना चाहूँगा। 18 मार्च जिसकी बात हो रही है, मैं उस दिन उस आंदोलन में शामिल था। मैं पटना यूनिवर्सिटी का शिक्षक बन चुका था। जेपी ने जब पटना कॉलेज में एड्रेस किया था छात्रों को, उस समय भी मैं मौजूद था। कम लोग थे लेकिन मैं था शिक्षक के रूप में। मैंने उन दिनों को देखा है, बहस की है, उन मुद्दों से वाकिफ हूँ। किसी महापुरुष का सम्मान करना अपने आप में मैं किसी के लिए आलोचना का कारण नहीं मानता, लेकिन गुस्सा इसलिए आता है कि जेपी जिन मूल्यों के लिए लड़े और संघर्ष ही नहीं किया, जेल गए, यातनाएं सही, शायद उनका जो स्वास्थ्य बिगड़ा वो जेल में रहने के कारण बिगड़ा, उन मूल्यों के प्रति हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो आज उनका नाम ले रही है, उनका सम्मान नहीं है। जेपी के क्या मूल्य थे? जेपी मूलतः समाजवादी नेता थे। उनका दर्शन समाजवादी था। समाजवाद की विभिन्न परिभाषाएं हो सकती है, लेकिन समाजवाद की जो मूल धारणा है उस पर कोई पार्टी नहीं चल रही है। दूसरी बात, डेमोक्रेसी एसेंस था जेपी का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज था। मैं मानता हूं उसके प्रति आस्था इन पार्टियों में कमी है, सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। जेपी डेमोक्रेसी के प्रतीक थे। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जेपी आंदोलन में कई सवाल उठे थे। भ्रष्टाचार का सवाल एक बड़ा सवाल था। सवाल उठा था बेरोजगारी का, सवाल उठा था महंगाई का, सवाल उठा था शिक्षा में आमूल परिवर्तन का। जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं उनको मौका मिला है जी, लेकिन इन मुद्दों पर मैं बहुत प्रगति नहीं देखता हूं। और एक बात और, जेपी भूदान के प्रतीक थे। यहां हम भूदान की जमीन को भी बांट नहीं पाए, लुट गया। लैंड रिफॉर्म्स को रद्दी की टोकरी में हमने रख दिया। किस तरह का समाजवाद? कॉमन स्कूल सिस्टम, समान शिक्षा की बात हम जेपी, लोहिया, ये सारे लोग करते थे। क्या हुआ? हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और अंतिम कि जेपी सत्ता से दूर रहकर सामाजिक परिवर्तन, मौलिक सामाजिक परिवर्तन, जिसमें अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, समाज व्यवस्था में परिवर्तन, जाति तोड़ो आंदोलन भी उनका था। जब देख रहे हैं कि जाति एकमात्र आधार हो गया पॉलिटिकल पार्टीज का, मैं एक पार्टी की बात नहीं करता, सत्ता से अलग रहकर इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स में व्यापक परिवर्तन, जिसका उनका नाम उन्होंने संपूर्ण क्रांति। मैं नहीं मानता कि ये पार्टियां इन मूल्यों के प्रति समर्पित हैं। वो उनके नाम का दुरुपयोग कर रही हैं, और ये दुरुपयोग और दुखद तब है जब चुनाव के वक्त कर रहे हैं। रामानुज जी, मेरे ख्याल से दावा आपका भी अभी वही होगा कि हम उनके आदर्शों पर चलने की बात करते रहे हैं, चलते रहे हैं, लेकिन सवाल है कि चुनाव के वक्त अचानक याद आते हैं आपको, और जब आदर्शों की बात आती है तो उन आदर्शों से जुड़े सवालों का जवाब क्या मुकम्मल आपके पास है जो प्रोफेसर साहब ने उठाए हैं? देखिए, प्रोफेसर साहब ने अपने तरीके से बातें उठाई है और बिल्कुल जायज़ है, जग जाहिर है। वो मेरे रिकॉर्ड करने से या गाल बजाने से नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयप्रकाश के पहले जो देश में स्थिति थी, क्या आज वो नहीं है? लाल कृष्ण आडवाणी जी कह रहे हैं, गोविंदाचार्य जी आरएसएस के थिंक टैंक उसका समर्थन पुरजोर ढंग से कर रहे हैं। देखिए, वो डिक्टेटोरियल जो स्टाइल था और इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लगाई गई, जो भी था, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के सिस्टम से डिलीवरी का ये है,
तो मैं समझता हूँ इंदिरा जी के जो विश्वस्तरीय कार्यक्रम था, बैंक का चाहे वो नेशनलाइजेशन का ये था, गरीबी उन्मूलन का ये था, और मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे काम भी हुए थे, लेकिन सब कुछ के बावजूद जो डिक्टेटोरियल ये था, जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था, वो कहीं ना कहीं देश के लोगों को लगा था, देश के लोगों का जो फंडामेंटल राइट फ्रीज हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सही बहस करें, पार्टी लाइन से हट के भी करें, अगर करें तो कुछ ज़्यादा बेहतर होगा, और पार्टी की भी बात करें। मैं तो ये समझता हूँ कि जो परिस्थितियाँ विद्यमान थी उस समय, उससे कम परिस्थिति आज देश में विद्यमान नहीं है। लेकिन मुझे तो अफसोस है कि आंदोलन ही मर गए। उस आंदोलन के बाद रहा सहा था तो अन्ना हजारे जी ने कसर पूरा कर दिया। जिम्मेदार कौन है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, जिम्मेदार तो इस देश में जो परिस्थिति बन रही है और जो बनी है, समय समय पर ऐसा होता रहा है, और जो हुआ है वो भी सामने है। जिम्मेदार आप भी हैं, जिम्मेदार तमाम कह रहा हूँ पार्टियां कि भी मैं हैं। कहाँ भाग रहा हूँ कि हम नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि जो जिस दौर की राजनीति से हम लोग चल रहे हैं उसमें कोई अछूता नहीं है। और जहाँ तक मूल्यों की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे आंदोलन का जो आप इतिहास उठा के देखेंगे और आगे भी देखेंगे कि यही हर्ष होता है जहाँ जब चूंकि छात्रों के द्वारा सिर्फ आंदोलनकारियों मैं छात्रों के द्वारा पेंशन दोगुनी कर देने भर से उनकी विरासत पर आप अपना हक नहीं, जताते हैं। विरासत की जो बात कर रहे हैं और तो उनके आज आदर्शों पर देखिए, चलने का दावा कर नहीं, सकते हैं, जो सुमित नेता कर रहे जी हैं। विरासत की बात करते हैं तो आज जो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, भाजपा सरकार में बैठे लोग, जयप्रकाश जी हों, पटेल साहब हों, गांधी को श्रद्धा, सबका ब्रांडिंग करके सबको दखल करना चाहती है, किसी मुद्दे पर स्थिर नहीं है। और मैं समझता हूं कि जयप्रकाश को धोखा देने वाले लोग तो जयप्रकाश की बात नहीं, जयप्रकाश के आंदोलन में जिन लोगों ने ये माफीनामा दे दे करके बाहर आया, जयप्रकाश जी के सपने की सरकार बनी, जनता को राहत मिला, और उसमें बीच में दोहरी नागरिकता के नाम पर कि हम आरएसएस के भी मेंबर रहेंगे, बीजेपी भी और जिम्मेदार उनकी है, सरकार तुरवा दी। ठीक है। हाँ, मैं कह रहा और हूँ, आप भी जिम्मेदार हैं। मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है, मैं हमसे आप भी हो सकता जिम्मेदार हैं, करते हो, बीजेपी भी जिम्मेदार है। लेकिन हम ये लेकिन कहते सवाल हैं ये सर कि देश बीजेपी में जो आज विद्यमान हक नहीं परिस्थिति जताती रही है। बीजेपी नहीं कहते रहे कि हम जेपी के चेले हैं। आपने जेपी वहीं से शुरू लालू जी किया, और आपने वहीं नीतीश से जी- कोई नहीं, संग्रहालय बनवा रहे हैं और उनके याद आलय मैं बनवा उस रहे पर भी हैं। आता इस पे हूं, मैंने उस कहा पर भी आता हूं। कि जो लेकिन वो समाजवादी अवधारणा इस उनकी नाते- थी। इस नहीं, नाते- मेरी बात सुनिए, जयप्रकाश की जो कॉन्सेप्ट अगर बात करते हैं समता और समानता, तो उस पर समता और आप समानता ज्यादा- का बीजेपी मानती है। नहीं, बीजेपी को मैं चलिए- बीजेपी अडानी अब मानी नहीं, के लिए BJP काम को कर चलिए रही एक है, सेकंड मैं कॉर्पोरेट स्लाइड घराने करता को हूं। मजबूत मैं आता करना हूं- चाहती मैं है इस आता हूं, देश में। बीजेपी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले लालू नीतीश जी समाजवादी हैं, आप मानते हैं ना? नहीं, कॉन्सेप्ट तो हमारा समाजवादी है, बिल्कुल। हमारी पार्टी आप का जो लालू मूल धारणा नीतीश जी है, जेपी के अब चेले मैं कह रहा हूं, माने जाते हैं। हमें आप ठीक है, जी, उसी मेरी आंदोलन let से me निकले finish नेता my माने जाते argument। हैं। मैं कह रहा हूं तो क्या कि आपकी साहब वो जो जवाबदेही नहीं अवधारणा बनती है, जो पार्टी का कॉन्सेप्ट है, जिस आइडियोलॉजी मेरा पर सवाल पार्टी सुन चल लीजिए, रही है मेरा सवाल सुन और लीजिए, इस रामानुज जी, काम करती है, सवाल वो सुन लीजिए, सर। अंत्योदय नहीं, सवाल सुन के लीजिए। ही अंत सवाल में सुन अंतिम लीजिए, सर। पंक्ति में खड़े लोगों ठीक का उत्थान की लड़ाई हम लड़ते रामानुज जी, हैं, जो सवाल सुन जयप्रकाश लीजिए, या किसी रामानुज भी जी, नहीं, सोशलिस्ट आप का करते मेन हैं। ये सवाल सुन लीजिए, बीजेपी को चलिए मैं उस पर आऊंगा। मैं लालू नीतीश जी पर इसलिए सवाल क्योंकि वो जेपी के चेले, समाजवादी विचारधारा पर चलने का दावा, जेपी के आदर्शों पर चलने का दावा, क्या ये जवाबदेही आपकी ज्यादा नहीं बनती है कि आप अगर दावा ज्यादा करते हैं, हमेशा से करते रहे हैं, तो जेपी के आदर्शों पर आप चलते और आपको मौका मिला, लालू जी को भी 15 साल का मौका मिला और जेपी के आदर्श नीतीश जी को भी मौका मिला। जेपी क्या का जो आपने मूल किया? देखिए, जेपी को सोशलिस्ट अगर आप मानते हैं, जेपी सोशलिस्ट अगर थे, फ्रीडम फाइटर, और उसके बाद जो कांग्रेस से हटने के बाद उन्होंने जो उस मूवमेंट अगर मगर का सवाल इसमें है, हाँ, मेरी बात है तो जो सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग ही लेके चल रहे हैं, बाकी तो कह रहा है कि संविधान से हटा देना चाहिए। जो सरकार में बैठे हुए गाल बजाने वाले जो ब्रांडिंग करना चाहती है, वो पार्टी तक कह रही है कि प्रीएम्बुल से करप्शन के खिलाफ नहीं थे? ये लड़ाई उन्होंने हटा देना चाहिए। लड़ाई उन्होंने किन मुद्दों पर लड़ी सर, मुझे बता दीजिए। अरे समता और समानता की जो समता और समानता की जो लड़ाई थी, करप्शन एक बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल था। करप्शन के खिलाफ आपकी 15 साल की सरकार में और नीतीश कुमार की 10 साल की सरकार में क्या हुआ? पूरे देश में मैं कहता हूं, मेरा स्पष्ट राय है, मेरी राय है स्पष्ट कि
मैंने पहले ही शुरू किया है कि इस तरह के आंदोलनों का हर्ष यही होता है, जिस आंदोलन में जिम्मेदार अपने इसका लोग मतलब बिल्कुल आप हैं ना। अपने लोगों को प्रशिक्षित नहीं किया जाए। आप ये दावा छात्रों ने, मेरी बात सुनिए अपने फायदे ना, के लिए छात्रों करते के रहे। द्वारा स्वतः स्फूर्त वो आंदोलन था, गुजरात से शुरू होकर के देश में फैल रहा था। उसमें किसी तरह से उसके चाहे ला दिया गया हो जेपी को या आए हो, आंदोलन को लीड अवश्य किया उन्होंने। लेकिन मैं ये समझता हूं कि साहब जो प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए थे, कैडर बेस उसको किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो सका। आप जिम्मेदारी मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब फिर दावा ये गलत है कि हम उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। हम चल रहे हैं, हम सोशलिज्म पर चल रहे हैं। हमारा सोशलिज्म कॉन्सेप्ट है, पार्टी की मूल अवधारणा है समाजवाद, पार्टी की मूल अवधारणा है। नहीं बिल्कुल, अगर सामाजिक न्याय पर आप चलते रहे बिल्कुल, तो क्या सामाजिक आज की न्याय तारीख में आप हमारे दावा कर हमारे सकते हैं ये मैं कि पूर्ण आखिरी पंक्ति पर हमारे बैठा चाहे व्यक्ति जयप्रकाश की बात हो, लोहिया की बात हो, अंबेडकर की बात हो, इन सर पुरुषों मुझे की बात इतना हम बता ही और दीजिए, हमारी एक सेकंड, पार्टी मैं करती है। आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपका सामाजिक न्याय का फॉर्मूला और तमाम चीजें, मुझे आज इतना बता दीजिए, आज जो रिपोर्ट आई आर्थिक सर्वेक्षण की, हर तीसरा व्यक्ति, हर तीसरा परिवार आज की तारीख में भूमिहीन है। आपके आदर्शों पर चलने का असर यह है कि आज की तारीख में भी हर तीसरा परिवार भूमिहीन है। सुमित जी, यही तो हमारी लड़ाई रही है, जो हमारे तो आपकी लड़ाई का नतीजा ये क्या बगल, निकला? हमारे बगल में बैठे हुए अपने विशेषज्ञ विनोद जी, कहते अब हैं आपके लैंड पास रिफॉर्म्स, तो किसकी, इस देश की संपदा, क्या हुआ सर? इस देश की क्या हुआ? संपत्ति, इस देश की भूमि पर क्या हुआ किसका कब्जा रहा है? असर यही क्या तो हुआ? हमारी लड़ाई है सर असर क्या हुआ लड़ाई का? आप यही अनुरोध लड़ाई आप कर रहे है, हैं लेकिन कि असर क्या हुआ? जाति दिख खोल नहीं रहा दो है उसमें, नहीं मैं जाति विनोद जी, खोल दो आपके ना। पास आऊंगा सर। वो परिवार भी अगर है, मेमोरियल आप वो बनाने का छूटा ऐलान हुआ करते हैं। परिवार कौन है, बीजेपी उसको बताना होगा। ठीक है सर। देश में हमारी ठीक है। पार्टी ने फिर स्टैंड लिया है ठीक है कि जातिगत आप जनगणना को स्टैंड उजागर चुनाव के करो, वक्त क्यों लेते हैं दबाया फिर? जा रहा है? चाय स्टैंड- वाला का बेटा सर, क्यों दबा रहा है? नहीं स्टैंड वो चुनाव के टाटा वक्त डर से रामानुज कि अंबानी जी, रामानुज जी सवाल भी सुन लिया जाए। चुनाव के वक्त सिर्फ स्टैंड लेते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। नहीं, हमारे अगर आपका स्टैंड इतना था तो 15 साल और 10 साल क्यों नहीं हुआ? मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं? असर मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं है कि देश के मैं गरीबों असर की को बात देश कर रहा हूं के, सर। मैं विनोद जी आपके पास आऊंगा। विनोद मालूम जी होनी चाहिए बीजेपी देश के सब लोग ठीक है को सर, दीन दो। ठीक है रामानुज जी के नाम पर सर ये डिबेट है प्लीज हुआ है सर, ये जवाब देने की बारी आती है। गिन दो रामानुज जी सर ये प्लीज, उसकी उतनी सर हिस्सेदारी लग जाएगी। स्पीच नहीं है प्लीज प्लीज सर, क्योंकि ये जवाब मेरे ख्याल से देना नहीं, जरूरी जवाब तो होगा। वही होगा ना, जवाब आपके हिसाब से तो देंगे नहीं, हम अपने हिसाब, मेरी बात जारी है ना जो जनता। सवाल है उस पर जवाब दीजिए जरूर, असर नहीं दिखाना। विनोद जी मैं आपके पास आऊंगा सर। बिल्कुल असर है ना, सवाल पर ही सवाल का जवाब है, बीजेपी सवाल का जवाब है। ठीक है सर मैं आता हूं। बीजेपी ऐलान करती है चुनाव के वक्त मेमोरियल बनाने का, लेकिन क्या ये इसलिए क्योंकि लालू नीतीश कांग्रेस के पास चले जाते हैं और आप एक मौका ढूंढते हैं कि यार इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, एक जनरल भाषा में अगर हम कहें तो ये एक सियासी फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है फिर, या फिर वाकई बीजेपी आदर्शों पर चलना चाहती है? इसमें दो तरह की बात है। एक तो आप किसी अच्छे काम के बारे में ये नहीं कह सकते कि सियासी फायदा लेने के लिए किया गया है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। यदि हम अच्छा काम करते हैं तो सियासी लाभ भी होता है, तो ये दोनों पक्ष है। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आज़ादी के 60 साल बाद 42 के आंदोलन का हीरो की एक मेमोरियल क्यों नहीं है? छोटे छोटे नेताओं की मेमोरियल है, छोटे नेता नहीं लेकिन कई नेताओं की मेमोरियल है। जेपी इतने बड़े कद्दावर नेता की, अनेक लोग सरकार में आए और गए, ठीक है। तो आज यदि हमने अच्छा किया है तो हमने आगे बढ़े, हमने अच्छा किया है। और दूसरी आएंगे रामानुज जी आपके पास आएंगे। वे लोग जो जेपी के अनुयायी होने का दावा करते हैं और दुगुना करते हैं, वो तो किसी भी हालत में जेपी के अनुयायी नहीं है। किसी भी बड़े महान पुरुष का अनुयायी वो कहलाएगा जो उसके पद चिन्हों पर चलेगा, वो कहलाएगा जो उनके आदर्शों का अनुकरण करेगा, वो नहीं कहलाएगा जो उससे उपजेगा। जो जयप्रकाश नारायण की पहली लड़ाई थी कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ, वो जेल गए, वो लड़ाई लड़े और वो जेपी के उनके शिष्य दूसरी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार में रहे, आज भी सरकार में है। दूसरी बात, जेपी ने जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पिछले 10 सालों में कांग्रेस जिस भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी, वो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। वो 1,88 करोड़ और 28 करोड़ से लेकर के ऐसी संख्या लोगों ने सुनी नहीं थी। ऐसी साथ लोगों ने मिलकर के सरकार बनाने का काम किया, सरकार चलाने का काम किया, गलबहियां कराने का काम किया, सत्ता तक पहुंचने का काम किया। और दूसरी ओर लालू यादव जी उस भ्रष्टाचार के खिलाफ के लड़ाई के उपज थे, खुद भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता हैं और वो भी उनको सजा हो चुकी है और वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए
पूरी तरह। और यदि गैर कांग्रेसवाद जिसकी जो नारा जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने कभी दिया था उसका कोई सच्चा उत्तराधिकारी है तो भारतीय जनता पार्टी है कि लगातार कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ, क्योंकि उनकी पहली लड़ाई थी कि कांग्रेस जिस आजादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस ने जो सत्ता चलाया आजादी की लड़ाई के बाद वो पूरे भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था और कई चीजें थी, और इसलिए कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त भारत का क्या बीजेपी जयप्रकाश जी ने देखा था और 74 में आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था, उसके उस नीतियों और सिद्धांतों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं सर, तो क्या बीजेपी ये दावा कर रही है कि जेपी के पद चिन्हों पर, जेपी के आदर्शों पर वो चल रही है और चलने का दावा करती है आज की तारीख में? देखिए, महान लोग जो हुए हैं जेपी उसमें से एक है। कांग्रेस को हटाने में जेपी की बड़ी भूमिका रही है और इसीलिए जेपी हमारे आदर्श हैं, आदर्श थे, आदर्श हैं, आगे भी आदर्श रहेंगे। मैं ब्रेक पर जाऊंगा, इसी मुद्दे से मैं उठाऊंगा। अगर बीजेपी आज की तारीख में, मैं आता हूं सर, रामानुज जी एक सेकंड, मैं बीजेपी अगर आज की तारीख में दावा करती है तो करप्शन के खिलाफ क्या वाकई बीजेपी ने लड़ाई लड़ी? मध्य प्रदेश का व्यापम नजर आता है इस सवाल का जवाब। छोटा सा ब्रेक। गुलाम गौस साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता। स्वागत है सर आपका। चर्चा यही है कि अपने अपने चश्मे से जेपी को देखा जा रहा है और साथ ही पेश किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि असल में जेपी के अनुयायी वही हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आंदोलनकारियों की पेंशन आपने दोगुने कर दिए, स्वागत योग्य ये पहल है। मेमोरियल बना रहे हैं, ये भी स्वागत योग्य पहल है। लेकिन क्या ये सिर्फ चुनाव के लिए या फिर वाकई आज की सियासी पार्टियां जेपी को आदर्श मान रही हैं और आदर्श मानकर चल रही हैं? गुलाम गौस साहब। नहीं, मतलब मैं समझता हूं कि जेपी आंदोलन के बाद जितना सम्मान चाहे किसी पार्टी की बात हो मिलना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई है। बिल्कुल आदर्श पुरुष थे वो, और उन्हें ऐसे समय में जब पूरा देश जो है वो तानाशाही से प्रताड़ित हो रहा था तो अपनी आवाज़ बुलंद की थी, भले वो छात्र आंदोलन क्यों नहीं रहा। अगर लोग कुछ भी कर रहे हैं, मान लिया कि जिन लोगों ने उस समय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई या कोई भी अगर कुछ उनकी यादगार में करता है तो अच्छी बात है। इसमें कहाँ कोई चूचरा की बात होती है? नहीं, आपत्ति इसलिए आपत्ति की बात इस पर नहीं है, फैसले पर आपत्ति नहीं है सर। आपके दावे पर सवाल है कि आप कहते हैं कि हम आदर्श पर चल रहे हैं, उनके सिद्धांतों पर चल रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? निश्चित रूप से कोशिश तो करता है, ये जो लोग चल ही रहे हैं। लोग करप्शन एक बड़ा मुद्दा, जेपी मूवमेंट का सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने करप्शन के खिलाफ लड़ी। आज आप करप्शन पर दावा कर सकते हैं कि 10 सालों में बहुत बढ़िया काम हुआ? नहीं, करप्शन तो जो लोग कहते थे कि हम विदेश से पैसा ले आवेंगे तो कुछ थोड़ी एक दिन का चमत्कार होता है, लेकिन निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। कोई भी चीज़ समाप्त एकदम नहीं होता है। कोई कह दे कि हम अपराध बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, कोई कह दे कि हम भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो मूर्खों के स्वर्ग में रहता है। कम से कम जो नेग्लिजिबल हो जाए, जिससे लोग प्रताड़ित, तो वो किया जा सकता है। जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई उसी कांग्रेस के साथ आज आप हैं। सही माने में जेपी ने कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ी थी। जिसके सत्ता के संरक्षण में या उस समय की जो सत्ता थी, इतनी भ्रष्टाचार बढ़ गई थी और आम आदमी की आवाज़ जो है सत्ता के लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन की अगुवाई की। तो क्या वाकई आज आम आदमी तक आवाज़ पहुंच रही है सत्ता की? सत्ता तक आम आदमी की आवाज़ पहुंच रही है? क्या नहीं पहुंच रही है? पहुंच रही है। एनके चौधरी साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या वाकई ऐसी है व्यवस्था? यह कहना कि जेपी ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, यह तथ्य को नहीं स्वीकार करने के बराबर है। कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, इंदिरा जी के खिलाफ संघर्ष किया। इमरजेंसी बाद में आई,
तानाशाही का जो रूप हम आज याद करते हैं वो बाद का रूप है। आप याद कीजिए, अभी मैंने आपको कहा कि मैं उस आंदोलन की शुरुआत से उसमें जुड़ा हुआ था। जो भी छोटी मोटी भूमिका मेरी थी, मैं जब गांधी ये पटना कॉलेज में जेपी आए तो मैंने बताया आपको कि मैं था, 18 मार्च को था। ये 74 की बात है, इमरजेंसी लागू हुई है 25 जून 75 को। मैं उस दिन दिल्ली में था और मुझे कई बातें याद हैं आज। लेकिन आंदोलन क्यों हुआ? आंदोलन में जो मुद्दे उभर कर आए, मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं चूंकि गौर साहब उस समय नहीं थे। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी युवकों की एक बड़ा मुद्दा था, महंगाई आप इमेजिन नहीं कर सकते, 15+ इन्फ्लेशन रेट हो गया था, बड़ा मुद्दा था। और शिक्षा में आमूल परिवर्तन, ये बड़ा मुद्दा उभर कर आया था, इसीलिए छात्र उससे जुड़ रहे थे। और ये जो तानाशाही का जो रूप बाद में आया, जिसको सबने देखा और सबने उसका विरोध किया, सबने कहने का मतलब है जो आंदोलन जेपी में, वो बाद का फेज है। हम जेपी का जब मूल्यांकन करते हैं तो केवल डेमोक्रेसी के लिए जो उनकी लड़ाई थी केवल उस तक सीमित न करें। उनका मूवमेंट व्यापक था, संपूर्ण क्रांति, व्यवस्था परिवर्तन था। और मैं एक लाइन कहूंगा सम्मान के साथ, माननीय लालू प्रसाद यादव, देखिए बिहार में जेडीयू भी और आरजेडी विशेषकर, ये दोनों लोग सामंतवाद की बात करते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए देश विदेश में, बिहार में सामंतवाद के अवशेष हैं आज भी। और अगर इस सामंतवाद जिसको आप तलाशने लगेंगे तो बिहार की अर्थव्यवस्था में जो मूल रूप से लैंड में है, इस सोसाइटी, एक मिनट खत्म करूं, एक लाइन से, सोसाइटी में है, पॉलिटिक्स में, उसको अगर दूर करना है तो आपको लैंड और एजुकेशन, ये दोनों सवाल टैकल करना। माननीय लालू प्रसाद जी से जब मैंने लैंड रिफॉर्म की बात की और बड़ी सभा में की है, जो नेशनल लेवल पर टेलीकास्ट हो रहा था, नीतीश जी से दोनों ने खत्म कर टाल दिया, कहा नहीं ये उनका मुद्दा नहीं है। आज चुनाव का वक्त है, मैं एक नागरिक की तरह कह रहा हूं, अगर बिहार में सामंतवाद के अवशेष को आप समाप्त करना चाहते हैं, आप एक न्याय पर आधारित समाज चाहते हैं, तो गरीबों को, मध्यम वर्ग को, किसानों को आप समान शिक्षा दीजिए, कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग की अनुशंसा को लागू करने का कमिटमेंट दीजिए, लैंड डी बंदोपाध्याय लैंड रिफॉर्म कमीशन की अनुशंसा को लागू करने का एक वादा तो कीजिए, लागू कीजिए। ठीक है, नहीं तो समाजवाद कैसे खत्म होगा? समाजवाद तो दूर की बात है, डेमोक्रेसी भी नहीं आएगी। दावा तो गलत है, ये दावा तमाम सियासी पार्टियों का, सिर्फ आपका ही नहीं, तमाम सियासी पार्टियों का फिर दावा गलत हो जाता है कि हम आदर्शों पर चल रहे हैं, उनके सिद्धांतों पर चल रहे हैं। उनकी लड़ाई जिन मुद्दों के आधार पर थी, उन मुद्दों पर आपको मौका मिला, आपको 10 साल, आरजेडी को 15 साल। क्या इतने सालों में वाकई उनके आदर्शों पर चलते हुए एक बेहतर काम हुआ, ईमानदारी से काम हुआ? अगर होता तो शायद ये तमाम सवाल आज नहीं उठते। लैंड रिफॉर्म्स की बात हो, शिक्षा व्यवस्था की बात हो, कई अभी फर्जीवाड़ा सामने आ रहे हैं शिक्षा में, कई फर्जी शिक्षक सामने आ रहे हैं। आज ही सिमलतला आवासीय विद्यालय में टॉप जो छात्र आए हैं, उनके टॉप होने पर धमकी दी जा रही है। जो तमाम व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आप मान रहे हैं कि ये जेपी के आदर्श पर चली हुई व्यवस्था है, आपने दी है? नहीं, हम लोगों को केवल नकारात्मक पहलू नहीं लेना चाहिए किसी भी सरकार का, चाहे वो 15 साल का हो या 10 साल का हो। सर, नकारात्मक पहलू की यहाँ बात नहीं है, मैं उनके आदर्शों पर चलने की बात कर रहा हूँ। मैं आता हूँ आप जी, एक उदाहरण दीजिए। ये 1-2 मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ में तो परिवर्तन हुए हैं। बताइए। 1990 के बाद जहाँ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में राज सत्ता हुआ करती थी, उसका समाजीकरण हुआ, सोशल जस्टिस मिला, ठीक है, गरीब गुरबा दलित पिछड़े शोषित वंचित मुंह में जुबान मिला, अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे, उनको राज सत्ता में हिस्सेदारी मिली। क्या जेपी का ये सपना नहीं था? क्या करप्शन पर काम हुआ सर? करप्शन पर भी काम, मैंने कहा था कि करप्शन एकदम खत्म हो गया है, फिर लेकिन प्रयास तो निरंतर चल ही रहा है। प्रयास का नतीजा नजर नहीं आ रहा है। क्या रोज लोग पकड़े जाते हैं, समाचार पत्रों में छपता है, आप लोग अपने चैनल पर न्यूज चलाते हैं, तो अंतिम व्यक्ति की आवाज सत्ता तक पहुंच रही है आज की तारीख में, आप मानते हैं? मेरे ख्याल से कहने की बात है सर। अगर आप वाकई कहते हैं कि आदर्शों पर चल रहे हैं, तो आदर्शों पर चलने वाली सरकार 10 सालों में
करप्शन के खिलाफ बहुत सारी योजनाएं बनी हैं। मैं विनोद जी आपके पास आदमी आऊंगा। को एक लाइन अगर इजाजत हो तो सत्ता की बात हुई, बिल्कुल सही बात है। सत्ता में वो नीचे की ओर आया, इंटरमीडिएट कास्ट एंड क्लास के लोगों के हाथ में, उनके नेतृत्व में 25 साल से चला और मैं इसको सकारात्मक मानता हूं। लेकिन ये यहीं क्यों रुक गया? दलितों तक क्यों नहीं सत्ता जाने देते हैं? क्यों आपने रोक दिया उस प्रोसेस को? ऐतिहासिक दलितों को सत्ता सौंपने की कोई वादा तो कीजिए। क्यों माननीय नीतीश कुमार का ही नाम बार बार आ रहा है? आप मांझी जी को छोड़िए, कोई दूसरा नेता बनाइए। ठीक है, क्यों दलितों को सत्ता सौंपने के लिए आप तैयार नहीं है? क्यों इंटरमीडिएट सोशल इकोनॉमिक क्लास में मैं आता हूं, एक सेकंड होने की बात? एक सेकंड में आता हूं। है जेपी पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड में आता हूं वोट सर। की राजनीति की बात हो रही है। नहीं, एक सेकंड में आता हूं सर। ये तो विनोद जी, ये मैं बीजेपी, एक सेकंड में आता हूं सर। सोशल जस्टिस को आप जो ले जाना चाहते हैं, सिर्फ यहाँ सोशल जस्टिस का ही सवाल नहीं है, गया सहूलियत नहीं, के हिसाब से वहाँ हम मुद्दे चयन मायावती कर रहे जी हैं। बनी है, क्या वहाँ मायावती जी बनी है, कांसीराम जी उभरे, एक सेकंड और जो सामाजिक रामानुज जी, परिवर्तन ये में सहूलियत के हिसाब से उनके आप मुद्दे मुद्दे तलाश क्या रहे है? हैं। ये मैं जब भी करप्शन पर आता हूं, बैठे हैं, जब भी शिक्षा व्यवस्था पर आता हूं, विश्लेषक बैठे हैं, जब ये हमें यही बात दूसरे मुद्दों पर आता हूं तो है, आपके पास मैं जवाब ये नहीं होता कहना है। चाहता हूँ एक सेकंड, ये जाता है, सत्ता उधर ही जा रहा है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई वही है, मान उठने लगी, समाज में आवाज लगने लगी, आप समर्थन करने लगे। 15 सालों में करप्शन आपने कितना दूर कर दिया? यही है हमारी लड़ाई। 15 सालों में करप्शन कितना दूर कर दिया आपने? अरे मेरी बात सुनिए ना, सुनाइए मैं सर। कह रहा हूँ कि वो बहुत सारी बातों आपने सुना हमारे भाइयों उस पर का, जवाब बहुत नहीं सारे है, मुद्दे उस पर जवाब नहीं है थे, फिर। लेकिन एक मुद्दा जो सोशलिज्म का है, सोशल चेंज, सोशल जस्टिस, उस पर काम ठीक है। हुआ। आज लोग ठीक है सर, आवाज एक सेकंड, लगा रहे रामानुज जी, हैं, रामानुज जी। अपने हक हकूक की बात हो गया कर सर। रहे हैं। रामानुज जी प्लीज। विनोद जी, बीजेपी अब चलना चाह रही है जेपी के आदर्शों पर। मैं उस समय आप जो आपने कहा उसके आगे यही सवाल है कि करप्शन को लेकर क्या वाकई बीजेपी भी उनके आदर्शों पर चलती हुई नजर आ रही है? अगर ऐसा है तो फिर कर्नाटक और मध्य प्रदेश का उदाहरण हम कैसे देखें? चलना चाह रही है नहीं। जेपी ने जब आंदोलन शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ खड़ी थी। आज एकाएक नहीं आ गई है और पूरी मजबूती के साथ नहीं। और वो जो आंदोलन चला 74 मार्च को, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो उसमें जो स्वरूप रहा हो इसका, उसके छात्र संगठन जो स्वरूप रहा हो उसका, या हमारे और अनुसांगिक संगठन, सारे लोगों ने मजबूती से साथ जेपी के साथ खड़ा होने का काम किया। आज भी जहां तक सवाल, देखिए आप लोग बोलते हैं तो मैं बोलता नहीं, तो दो लोग एक ही धारा है और एक ही तरह का पूरा समय ले लेते हैं। अब वो भी उनके भी समय का भी ध्यान रखना चाहिए अमित जी को। जब आप एक तरह की धारा को बताते हैं तो कम से कम समय का ध्यान रखिए कि हमको बुलाते हैं तो पूरी बात कहने दीजिए। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो हमारी सरकार देखिए एक बात से मैं आप भी इत्तेफाक रखिए, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश लगाने का प्रयास किया जा सकता है, वो नहीं जा सकता। और एक बरस बीत गए हमारी सरकार के पूरे बोलने दीजिए रामानुज जी, एक बरस बीत गए नरेंद्र मोदी सरकार के, कोई विरोधी में माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो किसी मंत्री पर उंगली उठा सके। आज राजद उसके साथ है, राजद उसके साथ है जिस कांग्रेस ने 1,28,000 का चुनाव घोटाला किया। के बारे में बताइए। अरे मैं मुझे पूरी बात तो कहने दीजिए। रामानुज जी सर एक सेकंड, रामानुज जी ऑर्डर में लीजिए। और जो भ्रष्टाचार, जहां तक आप व्यापक घोटाले की बात कहते हैं, जांच होगी और लालू की तरह यदि वो सजे बाहर हुए, सुन लीजिए, लालू यादव की तरह यदि शिवराज सिंह चौहान हुए तो राजनीति से बाहर निकाल दिए जाएंगे। इतने थर नहीं है बीजेपी पार्टी कि यदि भ्रष्टाचार में पकड़े जाएंगे तो जाएंगे। और आप बताइए, अडवाणी जी पर सिर्फ आरोप लगे, अडवाणी जी लगातार सत्ता से बाहर रहे। लालू यादव जिस पार्टी की बात करते हैं भ्रष्टाचार, रामानुज जी लालू यादव फ्रीडम मूवमेंट का विनोद जी मैं आता हूं, मैं पूछ रहा हूं। रामानुज जी सर किसी की आवाज नहीं आ रही, प्लीज रामानुज जी ये सर, रामानुज जी प्लीज मैं हूं सर, प्लीज। इसलिए भ्रष्टाचार पर जहां तक सवाल है, मैं व्यापम पर पूछ रहा हूं सर। 6 सालों तक आपकी जांच होती रही, 6 सालों तक होती रही। जांच एक दिन में नहीं होती, उसकी प्रक्रिया है। अब यदि आपको भरोसा नहीं है तो सीबीआई को दिया गया। मौत होती और रही, मैं पूरे दावे के साथ सीबीआई
डंके की चोट पर कहता हूं कि यदि सीबीआई उनको दोषी साबित करेगा तो पद ही नहीं छोड़ेंगे, बाकी राजनीति भी छोड़ना पड़ेगा। लालू यादव की तरह नहीं कि वो 900 करोड़ के घोटाले में पकड़े जाएंगे और जेल से निकलेंगे तो हाथी पर चढ़कर आएंगे और उसका भी समारोह मनाएंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार का बड़ा जीरो टॉलरेंस है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। तो स्मारक बनवाकर या फिर जेपी आंदोलनकारियों की पेंशन दोगुना कर ये कोशिश की जा रही है दिखाने की कि जेपी के असल अनुयायी हम हैं और होड़ मची हुई है। लेकिन जब सवाल आदर्शों पर चलने की होती है और उन मुद्दों को अपनाने की होती है जिन मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ी गई 74 की, तो शायद जवाब किसी के पास नहीं। करप्शन हो या फिर शिक्षा व्यवस्था हो या फिर वंशवाद हो या फिर चुनाव सुधार। जी हाँ, एक ऐसा मुद्दा चुनाव सुधार जिसके बारे में जेपी ने 1971 के चुनाव के बाद ही कहा था, जब कांग्रेस ने अंधाधुंध पैसे खर्च किए थे। तो उसके बाद जेपी ने बाकायदा चुनाव सुधार के तमाम विकल्प भी सुझाए थे। आज क्या वाकई ऐसी स्थिति है? मैं विनोद जी आपसे शुरू करूंगा और शुरू करने से पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा विधान परिषद चुनाव का ही। 74 उम्मीदवारों के दामन दागदार हैं। बीजेपी के 17 में से 10 आपराधिक मामलों में लिप्त हैं, ये घोषित है उनका। अब मुझे बताइए सर, चुनाव सुधार सबसे बड़ा मुद्दा जेपी का, आप भी दावा करते हैं कि उनके आदर्शों पर चलेंगे? ठीक बात है। अब हर एक चीज पर अलग अलग बात करेंगे तो बहुत समय है। ये भी एक था, लेकिन ये भी था उन पार्टियों जो लोग आज दावा कर रहे हैं वो खानदानी शासन चलाना चाहते हैं, बेटों के लिए टिकट ही गाँव में घूम के घोषणा कर रहे हैं, पत्नी को मुख्यमंत्री बना चुके हैं, वो जेपी के वारिस की बात करेंगे। और सिर्फ आप एक आधार पर कि किसी हमारे उम्मीदवार के कुछ लोग आपराधिक चरित्र आपको दिखा है, सजायाफ्ता नहीं है, सजायाफ्ता तो चुनाव आयोग में है, जिस दिन 5 साल पूरा हो जाएगा वो लड़ नहीं सकेंगे, तो इस तरह से हमको आप खारिज कर देंगे। लेकिन वो जो उस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो जो सजायाफ्ता है, वो जो घूम करके अपने बेटों के लिए करना चाहते हैं। जेपी इस खानदानी शासन के खिलाफ थे, संजय गांधी के उत्पात से वो परेशान थे कांग्रेस में, और उस कांग्रेस से मिलकर उसके पद चिन्हों पर नहीं, उससे कई रूप में अलग आगे बढ़कर कर रहे हैं, वो नहीं है। हम यदि कॉम्परेटिवली लीजिएगा तो सबसे अधिक जेपी के आदर्शों को चलाने का हमने काम किया है। हमने आंदोलन के चुनाव सुधार भी मुद्दे हमारे हैं। हमारे वाले दिनों में हम तो एक कमीशन की बात करते हैं, आईपीसी और आईपीसी ठीक है, तो एक दिन में नहीं होगा। 1 साल हमारी सरकार हुई है, बिहार में हमारी सरकार आने दीजिए। हम हर काम को जेपी ने जो सपना देखा था वो भारतीय जनता पार्टी ही पूरा करेगी आने वाले दिनों में। और जब हमारी सबकी सरकार बन गई है, सबका प्रयोग हो गया है, हमारा प्रयोग होना बाकी है। सियासी पार्टी, एक सेकंड में, सियासी पार्टी होने के नाते टिकट देने का या फिर आप उम्मीदवार खड़ा करने का आपका हक है। आप क्या चुनाव सुधार की बात या चुनाव सुधार की पहल आप नहीं कर सकते हैं? अगर आप दावा करते हैं कि जेपी के आदर्श पर आप चल रहे हैं तो 17 में से 10 और उनसे 4 पर गंभीर आपराधिक यानी हत्या, अपहरण, यदि गंभीर आरोप है तो तब तक आरोप नहीं होते। देखिए ये एक जनरल है, मैं कहूंगा तो कहेंगे तो सब लोग यही कहता है। कई लोग हैं कि नहीं कि जो लोग अपने सजा याफ्ता है तो उनकी अपनी पत्नियां लड़ रही हैं, वो इसलिए कई लोग हैं। लालू यादव हटे तो ये बहुत हो गया, लेकिन जो उसको सजा अब तक नहीं मिला है तब तो उसको तो कम से कम 4 आना आप एडवांटेज दीजिए, जब तक वो सजा याफ्ता नहीं हुआ है। अभी वो लोग है, लेकिन ये भी निदान नहीं है। मैं आपको अल्टीमेट यदि आप आगे आएंगे तो इन चीजों पर आपको रोक लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप कॉम्परेटिवली करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी करप्शन के, क्रिमिनलाइजेशन के सबसे अधिक खिलाफ है। और हम लोग इसका उदाहरण है कि दिल्ली में तो हमारी सरकार 1 साल हो गया, कोई अंगुली नहीं उठाया है हमारी सरकार पर। और जिस सरकार को हमने रिप्लेस किया था और जिसके साथ लालू यादव और नीतीश कुमार अभी हैं सरकार में, वो लोग सारे भ्रष्टाचार में आकर डूबे थे और 2G स्प्रे से लेकर के अनेक घोटाले में
है। रामानुज जी। लेकिन हमारी सरकार में घोटाले के कोई आरोप नहीं। इस देश में अगर बात की जाए तो सिमिलर नेचर के केसेज में किसी को जेल या किसी को बेल होता है, इसी देश में लोगों ने देखा। लेकिन जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, नीचे के इसे आया है, अगर ऊपर उठ करके उसको इस देश में नहीं दुनिया में सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, किसी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। सोशल डिस्पिरिटी के खिलाफ लड़ने के लिए बुद्ध को वहां से खहेद करके सर ये मंदिर बनाया गया। सवाल क्या है सर? सवाल क्या है? चुनाव सुधार। लेकिन वही मैं करप्शन के बाद चुनाव सुधार का मुद्दा इसलिए ला रहा हूँ सर। रामानुज जी, जातीय व्यवस्था वाले समाज में मुझे सुन लीजिए। व्यवस्था वाले सवाल सुन, आपने सवाल नहीं सुना। कोई गरीब का मैंने आपने सवाल, सर स्पीच नहीं है, ये डिबेट है सर, ये स्पीच नहीं है, ये मंच। सर प्लीज रामानुज जी, देखिए प्लीज, ये इस देश की जो रामानुज जी, उसमें रामानुज जी सर, ये स्पीच नहीं है सर। सवाल सुन लीजिए सर, सवाल के मुताबिक अगर आप जवाब दे पाए तो जवाब दीजिए। बिल्कुल, स्पीच मत दीजिए सर प्लीज, माफी चाहता हूं। मैं इनका जवाब दे रहा था। नहीं, मैं चाहता हूं सर आप भी चुनाव सुधार के मुद्दे पर बताइए। चुनाव सुधार एक बड़ा मुद्दा था जेपी के लिए, उन्होंने कई विकल्प सुझाए थे, क्या आप चल रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, चुनाव सुधार जो है, ये जेल जाएंगे तो पत्नी को बनाएंगे, ये कर। अरे मेरी बात तो ना, आपके यहाँ है ना ये बाकी मेहमान भी है, बाकी मेहमान भी। रामानुज जी का धुला नहीं है, रामानुज जी बाकी मेहमान भी है ना वो। अब रामानुज आप जवाब दीजिए। आपके 10 में से 9 उम्मीदवार। रिफॉर्म जो है, इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये इलेक्शन कमीशन के पार्ट का ये है। ये सियासी पार्टियों की जवाबदेही नहीं है ना। मेरी बात सुनिए ना, इम्प्लीमेंटेशन, उस डिमांड को रेज करना, उसको मानना, तो मैं समझता हूं कि देश के लोग की जो सच्चाई है, जो चरित्र है, उसमें तो ये देश के लोगों की गलती है, देश के लोगों का चरित्र खराब है, इसलिए आप आपराधिक के उम्मीदवार जो देश के लोगों का चरित्र खराब है, इसलिए आप आपराधिक लोगों को खड़ा करेंगे। अरे भैया, देश के लोगों का चरित्र खराब है इसलिए वोटर लौटा दे। आप देखिए वोटर दोषी है, हुआ है परिषद का चुनाव, आप देख लीजिए। तो जेपी ने चुनाव सुधार की बात कही। गुलाम साहब, मैं जल्दी से आपके पास आऊंगा। नहीं, वोटर शुड चेंज देयर बिहेवियर। आप वोटिंग बिहेवियर चेंज करने की बात करिए। वोटर जिम्मेदार है, सियासी पार्टियां जिम्मेदार नहीं है ना। जब तक नहीं रामानुज जी मेरी भी सुन लीजिए सर, जब तक सर मेरी भी सुन लीजिए। दलिया जीत के आते हैं लोग, मेरी भी सुन लीजिए सर, दलिया जीत के आते हैं लोग, ठीक है, लेकिन सियासी पार्टियों की जवाबदेही नहीं बनती है। मैं गुलाम साहब इसी मुद्दे पर आपके पास आऊंगा। करप्शन का मुद्दा मैंने पूछा, व्यवस्था परिवर्तन में चुनाव सुधार भी था जेपी के लिए। मैं सिद्धांतों पर बारी बारी से आ रहा हूं सर। कोई एक ऐसा सिद्धांत, कोई एक ऐसा मुद्दा जिस पर ईमानदारी से सियासी पार्टी आज चल रही हो, जो कह रही हो कि हम जेपी के अनुयायी हैं। चुनाव सुधार भी ऐसा है जिस मुद्दे पर आप चल पा रहे हैं? चुनाव सुधार तो सबके लिए है ना, सबको इस बारे में सोचना चाहिए, पार्टी से ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कि जो चुनाव का प्रचार प्रसार का सिस्टम है और जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की है, मतलब शाइनिंग इंडिया और क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें, उसी समय से चुनाव का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो निश्चित रूप से अगला जो है मुकाबला करने के लिए उसको तो कुछ व्यवस्था करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ चुनाव ऐसा होना चाहिए कि आम इसका खर्चा, आम आदमी, गरीब गुरबा, वक्त कम है, सब लोग इसमें शामिल हो। तमाम चीजें होनी चाहिए। आदर्शों पर चलने की बात जब भी होती है तो होना चाहिए, हाँ करना चाहिए, लेकिन किया नहीं जा रहा है। एनके चौधरी साहब, यानी ईमानदार कोशिश नहीं हो पा रही। चुनाव सुधार अत्यावश्यक है, इसके लिए एक ही रास्ता है कि जनता जेपी आंदोलन की तरह एक आंदोलन करे, पार्टियों को बाध्य करे। पार्टियां नहीं चाहती हैं, सच कहिए तो स्थिति बद से बदतर हुई है। इंडियन स्टेट पूरी तरह से हाईजैक हो गया है कॉर्पोरेट्स के द्वारा, और चुनाव में जो इतना खर्चीला हो गया है, आप देखिए ना, उसमें कोई कम बेसी का सवाल नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगता है, उन्होंने तो किया ही। अभी नीतीश कुमार जी उसी टीम को लेकर के आज उसी रास्ते पर हैं, तो स्वाभाविक रूप से निराशा हो रही है। सुकरात के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मैं प्रोफेसर हूँ और मैं बताना चाहूँगा, सुकरात को जहर का प्याला इसलिए दिया गया था कि उनके वो विचारों को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उस पर रिएक्शन होगा। जिन लोगों की को ध्यान में रख करके सुकरात का नाम लिया गया, उनको भ्रष्टाचार के मामले में सजा मिली है। मुझे कहने दीजिए, आप यही बेईमानी तो मैं कहता हूं कि आप भ्रष्टाचार के लिए सजा मिली है। सुकरात का अपमान मत कीजिए। अरे चुप रहिए, हमें हमसे ज्यादा चिल्लाना आता है हमको। ये सुकरात को इसलिए दिया गया था कि उन्होंने अपने विचार, हमारा जो सोशल जस्टिस का, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा विचार है,
नहीं, ठीक है। सामाजिक न्याय का, गरीबों को उत्थान करने का। इसलिए कोई गरीब का बेटा रामानुज अगर जी, नाम सर, लेगा, स्पीच प्लीज, तो वो चाहे स्पीच के शुक्रार लिए हो, मंच नहीं बुद्ध है। हो, सवाल का उसको आप मुकम्मल प्रताड़ित जवाब करोगे, जब देने की जोर बारी करोगे, आती है तो आप जेल जवाब दे नहीं भेजोगे, पाते उसको हैं। सजा माफी दिलवाओगे, इसके साथ कहना और चाहता सिमिलर हूं। नेचर के केसेस में रामानुज जी, बरी प्लीज। हो गए। रामानुज जी सर, मैं क्लोज करूं से पहले मैं आपको, रामानुज जी, दर्शक देख रहे हैं सर, दर्शक देख रहे हैं, आपके पास मुकम्मल जवाब ना हो तो मत दीजिए। ये मुकम्मल जवाब नहीं है सर। लाठी में तेल गिराओ, किसी को बोलने नहीं दो, गुंडागर्दी कहो, और ये एम.के. चौधरी जैसे बड़े बुद्धिजीवी बना लें या कुछ भी बना लें, राजनीति को कितना फायदा हो इसके लिए भी रिसर्च की जरूरत होनी चाहिए शायद। गुंडागर्दी, यही है लाठी तंत्र। जाते जाते मैं बता दूं कि जेपी हमेशा शांत बोलते थे, शांत स्वभाव में बोलते थे। आज क्या हालात है जेपी के चेलों का, देख लीजिए। नमस्कार।